नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। हिंदुस्तान को कोरोना फ्री करने के लिए केंद्र से लेकर तमाम राज्य सरकारें, डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स और पुलिस वाले दिन रात लगे हुए हैं। इस बीच एक ऐसी खबर आई है जो आपको परेशान कर देगी। खबर है कि रोहिंग्या मुसलमान भी दिल्ली के निजामुद्दीन मौलाना साद की जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जिसके बाद डर इस बात का है कि मरकज में गए रोहिंग्या मुसलमान कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखकर निर्देश दिया है कि रोहिंग्या और तबलीगी जमात के बीच कनेक्शन की जांच की जाए, साथ ही सभी रोहिंग्या मुसलमानों का कोविड टेस्ट किया जाए। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कोरोना की नई जमात रोहिंग्या मुसलमान है? हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तमाम मेहमान जुड़ेंगे। मैं उनका परिचय भी आपसे करवाऊंगी, लेकिन सबसे पहले एक नजर हम उस रिपोर्ट पर डाल देते हैं जो डराने वाली है, परेशान करने वाली है। मौलाना साद के मरकज से निकले जमातियों के कोरोना विस्फोट के बीच जानलेवा वायरस के नए कैरियर का खौफ पैदा हो गया है। हिंदुस्तान में कोरोना के सबसे नए कैरियर हो सकते हैं रोहिंग्या मुसलमान। वो रोहिंग्या जो दिल्ली में मौलाना साद की जमात में शामिल हुए और फिर लापता हो गए। जमात कोरोना और रोहिंग्या के डेंजरस कनेक्शन का खुलासा गृह मंत्रालय की उस चिट्ठी से हुआ है जो सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को भेजी गई है। सूत्रों के मुताबिक इस चिट्ठी में कहा गया है रोहिंग्या मुसलमानों का कोविड-19 टेस्ट किया जाए, क्योंकि कई रोहिंग्या मुसलमानों ने निजामुद्दीन मरकज में हिस्सा लिया था। रोहिंग्या मुसलमानों का पता लगाने के लिए गहन अभियान चलाया जाए, क्योंकि कई रोहिंग्या अपने शिविरों से लापता है। रोहिंग्या के सभी संपर्कों की प्राथमिकता के आधार पर जांच की जाए। गृह मंत्रालय की चिट्ठी के मुताबिक रोहिंग्या मुसलमानों ने तबलीगी जमात के इज्तिमा और कई दूसरे धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। ऐसे में उनके कोरोना संक्रमित होने की आशंका है। गृह मंत्रालय ने हैदराबाद, तेलंगाना, दिल्ली, पंजाब, जम्मू और हरियाणा के मेवात के कैंपों में रहने वाले रोहिंग्या मुसलमानों पर विशेष ध्यान देने को कहा है। ऐसे में अब 5 राज्यों की पुलिस कैंपों से लापता रोहिंग्या की तलाश में जुट गई है। हैदराबाद और तेलंगाना के शिविरों में रहने वाले रोहिंग्या मेवात के इज्तिमा में शामिल हुए थे और फिर निजामुद्दीन के मरकज में गए थे। दिल्ली के शाहीन बाग और श्रम विहार में रहने वाले रोहिंग्या भी तबलीगी गतिविधियों के लिए गए थे, लेकिन वो अपने कैंप्स में नहीं लौटे हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में शामिल 30,000 लोगों का अभी तक पता नहीं लगा है। खुफिया एजेंसियां जमातियों का पता लगाने के लिए उनके मोबाइल फोन की लोकेशन और दूसरे तकनीकी डेटा का इस्तेमाल कर रही हैं। अब सवाल ये कि मौलाना साद की जमात में हिंदुस्तान के अलग अलग कैंपों में रह रहे 40,000 रोहिंग्या मुसलमानों में से कितने शामिल हुए और वो अपने कैंपों में लौटे क्यों नहीं? एक तरफ जमातियों के रोहिंग्या कनेक्शन को लेकर केंद्र से लेकर राज्य सरकारें तक अलर्ट है, दूसरी तरफ मौलाना साद अब भी सामने आने को तैयार नहीं है। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच साद को 2 नोटिस जारी कर चुकी है, लेकिन मौलाना साद की तरफ से पहले खुद क्वारंटीन होने और बाद में स्टाफ के क्वारंटीन होने की दलील देकर जांच में शामिल होने से टाल मटोल किया जा रहा है। अब तो साद ईडी और इनकम टैक्स के रडार पर भी है, लेकिन फिर भी मौलाना साद खुद क्यों सामने नहीं आ रहा है? कोरोना कैरियर बने जमातियों पर सफाई क्यों नहीं दे रहा है? बड़ा सवाल तो ये, क्या साद ने जमात में रोहिंग्या मुसलमानों के शामिल होने की बात छिपाई और आखिर जमात में शामिल होने के बाद रोहिंग्या मुसलमान कहां लापता हो गए? तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अब कोरोना वायरस की नई जमात रोहिंग्या मुसलमान बन गए हैं? बहुत अहम सवाल है, क्योंकि वो रोहिंग्या मुसलमान जिन्हें अभी तक अपने कैंप में लौट जाना चाहिए था, वो अपने कैंप तक नहीं लौटे हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी से प्रवक्ता हमारे साथ प्रेम शुक्ला हैं, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के चांसलर फिरोज बख्त अहमद जी हैं, जमात इस्लामी हिंद के वाइस प्रेसिडेंट प्रोफेसर सलीम इंजीनियर हमारे साथ हैं, और हमारे साथ उलेमा काउंसिल के प्रेसिडेंट मुफ्ती नईमुद्दीन हैं, और तबलीगी जमात के प्रवक्ता मुजीबुर रहमान जी भी हमारे साथ इस चर्चा में शरीक हो गए हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और पहला सवाल मेरा सरकार से ही है। प्रेम शुक्ला जी, गृह मंत्रालय की जो ये एडवाइजरी है, जो सरकार ये कह रही है कि अब तबलीगी जमात और रोहिंग्यास का कनेक्शन है और डर इस बात का है कि ये रोहिंग्या मुसलमान कोरोना वायरस से ग्रसित हो सकते हैं, इनकी टेस्टिंग होनी चाहिए। कितनी गंभीरता से हम इस चीज को लें और कितना भयावह ये स्थिति हो सकती है, कितना बड़ा खतरा है?
भयंकर खतरा है, क्योंकि एक व्यक्ति यदि जो है कोरोना वायरस से पीड़ित है तो वो कई लोगों को मल्टीप्लाई करके गुणात्मक ढंग से वो रोग के प्रसार में समर्थ है। और तबलीगी जमात के लोगों ने इस देश में लगभग 30 से 40% जो इस देश में रोग का प्रसार हुआ, उस प्रसार के अपराधी वो मौलाना साद और उनके चेले हैं। ये सबके सामने है, स्पष्ट है, फिगर है। और ऐसे में उसका एक बड़ा वर्ग जो रोहिंग्या का, और रोहिंग्या आपराधिक वृत्ति के लोग इंटरनेशनल कम्युनिटी मानती है। इसी कारण रोहिंग्या को किसी मुस्लिम देश ने शरण नहीं दी, कभी पाकिस्तान ने शरण नहीं दी, सऊदी अरब ने शरण नहीं दी, यूएई ने शरण नहीं दी, लेकिन भारत में कट्टरपंथियों का एक वर्ग आतंकी समर्थक रोहिंग्या को भारत में शरण देने के पक्ष में रहा। और जिस तरह से जम्मू एवं कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के कार्यकाल और उसके पहले उमर के कार्यकाल में रोहिंग्या बड़े पैमाने पर उनकी बस्तियां ही बस गई, विविध इलाकों में बस्तियां बस गई। और अब जिस तरह से तबलीग के मरकज में शामिल होकर और उनको स्वयं को सरेंडर करके उन्होंने क्वारंटाइन करने की बजाय, खुद का पॉजिटिव टेस्ट कराने की बजाय जिस तरह से गायब हुए हैं, वो एक सुनियोजित षड्यंत्र का अंग स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है। और इस मामले में जो कोई उनकी वो दलील देगा, वकालत करेगा, वो भी स्वतः उनके आपराधिक कृत्य में सम्मिलित पाया जाने वाला व्यक्ति ही होगा। तबलीगी जमात से हमारे साथ मुजीबुर जी जुड़े हुए हैं। मुजीबुर जी, पिछले कई चर्चा मेरी आपसे हो चुकी है और हर चर्चा में आप लगातार अपनी तमाम जो गलतियां आपने की है, जो मौलाना साद ने गलतियां की है, उस पर आप पर्दादारी करते रहे। क्या अभी भी आप पर्दा ही डालेंगे इतने बड़े खतरे को देखने के बावजूद भी? मैंने किसी तरीके का पर्दा नहीं डाला है। मैंने सिर्फ आपको जो भी बताया, आपके चैनल पे आपको सिर्फ सच बताया है कि फैक्ट्स क्या हैं। अब ये जिम्मेदारी मेरे फैक्ट सुनने के बाद इस देश की जनता की है और बाकी लोगों की है कि वो खुद से तय करेंगे कि किसकी गलती है, किसकी नहीं। क्या फैक्ट है आपके पास? आप ये जानते हैं कि आज विश्व में 1.5 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से मौत के काल में समा चुके हैं। आप ये जानते हैं कि भारत में इतने सारे लोग तबलीगी जमात की वजह से कोरोना से ग्रसित हुए हैं। अब मैं तो आपसे ये पूछूंगी कि जानबूझकर आपने रोहिंग्यास को शरण दी और ये जानकारी छिपाई, या फिर ये आपने साजिश की? रोहिंग्या को शरण जमात ने दी है या भारत सरकार ने दी है, पहले तो ये सवाल पूछा जाए। सरहदें किसके अंडर में है? सरहदों की निगरानी कौन करता है? और जो रोहिंग्या की गिनती बता रहे हैं 40,000, इनकी गिनती। दूसरी चीज, आप जिसकी लायबिलिटी है सवाल उसी से पूछें, उनकी लायबिलिटी दूसरों के सर पे ना डालें। कितने रोहिंग्यास आपके मरकज में शामिल थे? ये लायबिलिटी तो आपकी थी। जब हिंदुस्तान नहीं बिल्कुल, जब हिंदुस्तान में जो आदमी आ गया वो मरकज में आए, थे जो तबलीगी जमात के संपर्क में आए थे, आज की तारीख में वो कहाँ हैं? वो क्यों अपने कैंप तक नहीं लौट पाए हैं? ये उनसे पूछिएगा जो कैंप तक नहीं लौट पाए, क्या परेशानी उनके साथ हुई, क्या हादसे उनके साथ हुए। जैसे बहुत सारे मजदूर अपने घरों को नहीं पहुंच पा रहे हैं, जैसे बहुत सारे मजदूर रास्तों में एक्सीडेंट होके मर गए हैं। भारत के मजदूर गायब नहीं हुए हैं। एक शख्स की डिटेल सरकार के पास है, पुलिस प्रशासन के पास है। 4.25 करोड़ हो जाने वाले लोगों के बारे में सवाल पूछा जा रहा है। 4.25 करोड़ लोगों की डिटेल है मीनाक्षी जी। क्या बात कर रहे हैं? आधार कार्ड, पैन कार्ड, मैं पूछ रहा हूँ 4.25 करोड़ लोगों की डिटेल है। सुनिए, आप मुजीबुर जी मेरे एक सवाल का जवाब दें। सवाल इतना सा है कि क्या आपने सरकार को, प्रशासन को, पुलिस को इस बात की इत्तला दी कि इतनी संख्या में रोहिंग्यास भी तबलीगी जमात के संपर्क में हैं? मैं आपको बता दूं, पहले भी बताया था, पुलिस को सूचना देने की जरूरत नहीं है। पुलिस का एक स्पेशल डिपार्टमेंट है जिसका ऑफिस है, आईबी का एक ऑफिसर है और एलआईयू के हैं, उसका ऑफिस बना हुआ है हजरत निजामुद्दीन में। उनका सिर्फ काम यह है कि जमात में आने वाले हर आदमी की रजिस्ट्री डेली बनाए और डेली होम मिनिस्ट्री को भेजे। अब ये बताइए कि जब आप डेली लिस्ट बना रहे हैं, आप बात सुनिए ना, तो अब मैं क्या बताऊंगा आपको? जिम्मेदारी सरकार की है, जिम्मेदारी पुलिस की है, जिम्मेदारी प्रशासन की है। आप इसका जवाब देना, जब आप मुझे जवाब दीजिए, जब आप डेली लिस्ट बना रही है, जब आप डेली लिस्ट बना रही है, तो क्या चीज इन्फॉर्मेशन चाहिए? सहानुभूति नहीं आप होती है डेली लिस्ट बना रही है, आपको जरा भी सहानुभूति नहीं होती है आप मुझे जवाब देना। जो कोरोना वायरस से ग्रसित हो रहे हैं।
आपको शर्म नहीं आ रही जरा सी भी? मैं आपसे कह रहा हूं कि जब आप डेली लिस्ट बन रही है तो इन्फॉर्मेशन कौन सी चाहिए इसके अलावा? बताइए मुझे आप। फिरोज जब आप बख्त डेली जी, लिस्ट बना रहे हैं और डेली के डेली उसको आप अपडेट करके होम मिनिस्ट्री को भेज रहे हैं, आईबी को भेज रहे हैं, तो क्या चीज रह गई बताने को? बताइए मुझे। क्या चीजें बताने को रह गई है? वो दो बताइए कॉपीज मैं मुझे। भी लेकर बैठी हूँ। मैं अभी इस पर भी आपसे बताइए। जवाब लूंगी कि क्या चीजें मौलाना साद को अभी बताने को रह गई हैं, लेकिन उससे पहले फिरोज बख्त जी, कितना गंभीर ये मसला खड़ा हो गया है। ये ट्रेसिंग कैसे होगी? वो रोहिंग्यास जो अभी तक अपने अपने कैंप में नहीं लौटे हैं, आखिर वो गए कहाँ हैं? वो सामने क्यों नहीं आ रहे? तबलीगी जमात ने इतना बड़ा सच छिपाए रखा, क्यों छिपा के रखा? देखिए मीनाक्षी जी, बड़े अदब और एहतराम के साथ मैं कहना चाहूँगा और मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने मोतबर और काबिल जो मेरे साथ में मेरे प्रवक्ता बैठे हैं दूसरे के बीच में मेरे रखना ना डालें, रुकावट ना डालें। मुझे पहले तो सबसे बड़ी मतलब बहुत अफसोस हुआ ये सुन के कि वो जो हमारे एक दोस्त हैं मुजीबुर रहमान साहब, वो मीनाक्षी जी को कह रहे हैं शर्मानी चाहिए तुम्हें। पहले आप ये देखिए लेडीज से किस तरह से बात करनी चाहिए। इस्लाम के अंदर बहुत बड़ा मकाम दिया गया है, सुनिए बहुत बड़ा मकाम दिया गया है औरत को, और माँ के पैरों के तले जो है जन्नत बताई गई है। फिरोज जी माफ कीजिए, मुझे आपको रोकना पड़ रहा है। शायद वो जो बातचीत का जो सिलसिला चला था, आवाज इतनी ऊंची, एक मिनट बीच में ना बोलिए। शट अप यू गॉट योर टाइम। मुजीबुर जी मेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा, ठीक मुजीबुर जी है? क्या आप बाद आपने में ये जवाब बोला? दीजिए। एक मिनट फिरोज वक्त जी, एक मिनट मैं लौट रही हूँ आपके पास। फिरोज वक्त जी, मैं लौट रही हूँ आपके पास। मुजीबुर जी, क्या आपने शर्म आने की बात कही थी? आपको पता है शर्म क्या होती है? मुजीबुर जी, आपको पता है शर्म क्या होती है? मुजीबुर जी, यहाँ पर एक तारीख को फिरोज जी, मुझे मालूम है। फिरोज जी, मैं आपको बताऊं, फिरोज जी 2 मिनट शांति। फिरोज जी 2 मिनट शांति। मुजीबुर जी, आप बताएंगे शर्म क्या होती है? आप लोगों को शर्म नहीं आती? पुलिस मौलाना साद से 1 अप्रैल को ये लिस्ट मांगती है, ये पूछती है कि आप डिटेल दें, और आप उसके जवाब में ये पकड़ा देते हैं। क्या आप मुझे एफआईआर की कॉपी दें? एफआईआर की कॉपी पकड़ाई जा रही है। शर्म आनी चाहिए। तबलीगी जमात की वजह से इतने सारे कोरोना पॉजिटिव पेशेंट जो अपने परिवार वालों को, जो समाज के लोगों को इन्फेक्ट कर चुके हैं, जिनकी जान जा रही है, किसको शर्म आनी चाहिए? तबलीगी जमात ने फैलाई है बीमारी। तबलीगी जमात ने फैलाई है बीमारी, हाँ या ना में जवाब दें। बिल्कुल फैलाइए, बिल्कुल फैलाइए, और मैं रोज आपको आंकड़ा दिखाऊंगी, और मैं तब तक आपको आंकड़ा दिखाती रहूंगी जब तक शर्म का पर्दा आप नहीं कर लेंगे, जब तक आपकी नस्लें झुक नहीं जाएंगी, तब तक वो आंकड़ा मैं आपको दिखाती रहूंगी। छोड़िए ना मुजीबुर जी, छोड़िए ना मुजीबुर जी, शर्म करना आप सीख लीजिए। फिरोज वक्त जी, आप अपनी बात पूरी करें। फिरोज वक्त जी, आप अपनी बात पूरी करें। 30% को आप हाँ, जरा इनको खामोश करिए। अच्छा सुनिए, एक बात सुन लीजिए, मेरा सर जो है शर्म से झुक जाता है जब मैं इन जैसे लोगों को, ये अपने को मुसलमान कहते हैं लेकिन ये मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं, जिस तरीके से सरकार को गालियां देते हैं, जिस तरीके से अपनी जिम्मेदारी को तस्लीम नहीं करते हैं, जिस तरीके से कभी ये प्रधानमंत्री मोदी जी को उल्टा सीधा बकते हैं, कभी ये होम मिनिस्टर को उल्टा सीधा बकते हैं। आप खामोश हो जाइए, यू शट अप, डोंट स्पीक इन बिटवीन। और इन जैसे मुसलमानों की वजह से सारे मुसलमानों का न सिर्फ हिंदुस्तान के बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों का सर नीचे झुका है। आप खामोश हो जाइए। और मैं कहता हूं, अगर तुम्हें हिंदुस्तान से शिकायत है, तुम्हें मोदी जी से शिकायत है, तुम्हें अमित शाह से शिकायत है, तुम्हें आरएसएस से बीजेपी से शिकायत है, तो अच्छा ये होगा कि आप कोई और मुल्क में चले जाइए। बहुत से मुल्क हैं, सऊदी अरब है, मलेशिया है, पाकिस्तान है। मैं आपसे कह रहा हूँ, हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान के खिलाफ आप बात नहीं करेंगे। और सरकार मरी पड़ी है, ठीक है, प्रधानमंत्री बेचारे पिले पड़े हैं, वो हिंदुस्तानियों की जान बचाना चाह रहे हैं, और तुम जैसे बेशर्म लोग, तुम जैसे गैर जिम्मेदार लोग, तुमने सत्यानाश कर दिया हिंदुस्तान का। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ, ठीक है? काय की जमात है? जमात को कोई मुसलमान नहीं मानता। मुसलमान कुरान को मानता है, मुसलमान अल्लाह को मानता है, मुसलमान प्रॉफेट मोहम्मद को मानता है। तुम लोग काहे की तबलीग कर रहे हो? अरे पहले अपनी तबलीग तो कर लो, है बेशर्म लोगों, अपनी तबलीग कर लो, अपने किरदार को संभाल लो, ठीक है, अपनी आदतों को संभाल लो। तुम क्या सिखाओगे मुसलमानों को? क्या बताओगे? पहले अपना कैरेक्टर देख लो, ठीक है? यू आर कैरेक्टरलेस पीपल, ठीक है? हम किसी जमात को नहीं मानते, हम किसी तबलीग को नहीं मानते। मीनाक्षी, मुझे बात पूरी करने दीजिए। सिवाय अल्लाह के, सिवाय कुरान के, सिवाय प्रॉफेट मोहम्मद के, हम किसी को नहीं मानते। और तबलीग को मुसलमान नहीं मानता, मुसलमान कानून को मानता है। देखिए, प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, मेरी बात पूरी होने दीजिए। आपने ये कहा था प्रॉफेट मोहम्मद ने कि सुनिए, कि
मुल्क की वफादारी, मुल्क से मोहब्बत निस्फुल ईमान है। आधा जो ईमान है मुसलमान का वो वतन से वफादारी है, और ये लोग मुसलमान नहीं है क्योंकि ये वतन से वफादारी नहीं गद्दारी कर रहे हैं। मुजीबुर रहमान जैसे लोग और भी बहुत से लोग आपकी डिबेट में बैठते हैं, तो शर्म आनी चाहिए मुजीब आप जैसे लोगों को कि आप कीड़े निकाल रहे हैं पुलिस में, आप डॉक्टर्स को गलत कह रहे हैं, आप सरकार को गलत कह रहे हैं। अरे शर्म करो आप, ठीक है? आप जैसे मुसलमानों की वजह से नस्लें नीची हुई है सारे मुसलमानों की। नईमुद्दीन जी, आपको शर्म आनी चाहिए। अगर तुम्हें हिंदुस्तान से शिकायत है, गलती अगर किसकी तुम्हें लगता है, है कि सरकार गलती कौन से लेवल पर हुई, किसकी गलती है, ये फिंगर पॉइंट आउट करने की बजाय ये समझना जरूरी है कि अब क्या हो रहा है। तुम लॉकडाउन के बार बार सवालों के जब जवाब तलाशे जाते हैं तो मुजीबुर रहमान तबलीग के प्रवक्ता बनके अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ देते हैं। जान है तो जहान है, तुम उसके फेवर में नहीं हो। मैं जिम्मेदारी तरह के लोग हो तुम्हें हिंदुस्तान जी आप बोलिए, वो रुक गए, बोलिए बोलिए आप बोलिए। देखिए, गलती चाहे तबलीगी जमात करे कोई और करे, गलती होती। कोरोना से लड़ने की जिम्मेदारी हिंदू और मुसलमान दोनों की है, मगर तबलीगी जमात पर कि गलती पर ठिकरा फोड़ करके अगर आप कोरोना से लड़ना चाहते ये बेईमानी होगी। कोरोना से तबलीगी जमात से कहीं ज्यादा जिम्मेदारी भाजपा सरकार की है। 9 मार्च को पहला कोरोना वायरस से पेशेंट मर गया था, 23 मार्च तक पार्लियामेंट चलाने की क्या जरूरत थी, अमेरिका का इवेंट करने की क्या जरूरत थी, शिवराज चौहान को हलफ देने की क्या जरूरत थी। तो भाजपा भी कोरोना फैलाने की जिम्मेदार है, भाजपा कोरोना फैलाने की जिम्मेदार है। बड़ा गंभीर आरोप नईमुद्दीन जी, प्रेम शुक्ला जी आप पर लगा है, सरकार पर लगा है, जवाब दें। तबलीगी जमात वालों में कोरोना फैलाने, मुझे लगता है ये जरा शांतिपूर्वक उत्तर सुनेंगे। मुसलमानों को सिर्फ इनसे इतनी ही अपेक्षा है जो ये पूरी नहीं करेंगे। आप ठीकरा फोड़ते हो हर जगह, सरकार के अंदर मीनाक्षी जी, हर जगह वजीर आजम को बुरा कहते हो। मीनाक्षी जी, मुझे लगता है कि ये दिन में जरा भी संयम हो, और अगर ये गुस्ताखे रसूल ना हो तो मेरी बात को ईमानदारी से सुनेंगे। जी प्रेम शुक्ला जी बात पूरी करें। अच्छा, कृपा करके मुझे बताइए, इन्होंने कहा डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा के कारण कोरोना फैला। डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा के दौरान जो लोग भी जमा हुए थे, क्या उसमें से किसी ने भी एक सिंगल केस बताइए जिसमें कोरोना फैला हो? और जमात के केसेस जो हैं 40% जो पूरे देश में हैं, 40% केसेस जो हैं वो जमात ने फैलाए हैं, ये सामने फैक्ट है। तो आप ये झूठ क्यों बोल रहे हो जनाब? आपको ये झूठ बोलने का क्या मिलता है? आपको इस दुष्प्रचार का क्या हासिल होता है? गुस्ताखे रसूल के तलवे चाटने का लाभ समाज को नहीं होने वाला है, बिल्कुल नहीं होने वाला है। इसलिए सत्य को स्वीकारिए, मरकज के अपराधों को स्वीकारिए, रोहिंग्या के अपराधों को स्वीकारिए, गुस्ताखे रसूल के। अरे फिर बीच में बोलने लगे, मैं आपको सुन रहा था मियां, ये मुफ्ती होने के आप काबिल भी नहीं है। अगर किसी मुफ्ती में इतना भी संयम ना हो कि वो दूसरों की बात को ईमानदारी से सुन ले, तो आप मुफ्तीगिरी क्या करेंगे? नदीमुद्दीन, कहां से मुफ्ती की जाली डिग्री लेकर आए हो? मुफ्ती की जाली डिग्री कहां से प्राप्त की, ये भी आप बताइएगा। क्योंकि मुफ्ती अगर कोई होगा तो कम से कम सामने वाले की पूरी बात सुनकर उसके बाद अपनी राय रखेगा। लेकिन आप जिस तरह से बेताब हो रहे हैं, जिस तरह से बेशर्म हो रहे हैं, जिस तरह से बेहया हो रहे हैं, जिस तरह से गुस्ताखे रसूल बने पड़े हैं, आप खुद मुसलमान हैं क्या? आप मुसलमान होने के काबिल भी हैं क्या? इस देश का मुसलमान बहुत डिसिप्लिन्ड है। इस देश के मुसलमान ने आईसिस को स्वीकार किया है, इस देश के मुसलमान ने तालिबान को स्वीकार किया है, इस देश के मुसलमान ने अलकायदा को स्वीकार किया है। आप जो है इस तरह की हरकतें न करें। इस देश का मुसलमान बहुत संयमी है, इस देश का मुसलमान बहुत अनुशासित है, लेकिन अलकायदा के एजेंट यहाँ पर मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, नईमुद्दीन जी, मैं गुजारिश करूंगी दोनों शांत हो जाएं, दोनों शांत हो जाएं। प्रोफेसर सलीम इंजीनियर जी, प्रोफेसर सलीम जी, मीनाक्षी जी, मैं तो उनके बीच बोल ही नहीं रहा था। मैं गुजारिश करूंगी आप शांत हो जाएं प्लीज। गुस्ताखे रसूल इस तरह की हरकतें क्यों करते हैं? भाषा पर प्लीज मैं बार बार ये गुजारिश करती हूँ कि जो बात तसल्ली से और सलीके से हो सकती है वहाँ पर भाषा का संयम प्लीज बनाए रखें। मैं तो पूरी तसल्ली से अच्छी भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ।
ठीक। मेरा कोई भी शब्द आपत्तिजनक कोई नहीं निकाल सकता, लेकिन मुफ्ती नजीमुद्दीन मुझे गालियां बके जा रहे हैं। अच्छा, ये दोनों प्रधानमंत्री को तरफ से गाली मैं देंगे, गुजारिश कर रही हूँ, मैं सभी गृहमंत्री को मेहमानों गाली से देंगे, गुजारिश कर रही हूँ कि भाजपा को पहले गाली देंगे जब आपसे और सवाल मरकज के पूछा लिए जाए, तभी आप ये जवाब दें। नपुंसकों की तरह ताली बजाएंगे। वॉल्यूम डाउन कर दीजिए प्लीज, प्लीज वॉल्यूम डाउन कर कोरोना दीजिए। फैला इसके बाद वहां सलीम इंजीनियर जी, बड़ा अहम सवाल ये है कि कोरोना वायरस एक ऐसी गंभीर बीमारी है जो धर्म, जात, पात नहीं देखता है। ये हिंदुओं को भी अफेक्ट कर रहा है, ये मुसलमानों को भी अफेक्ट कर रहा है, ये सिखों ईसाइयों को भी अफेक्ट कर रहा है। तो ये पहली बात तो ये है कि इसे धर्म के चश्मे से देखने की जरूरत ही नहीं है। हम भूल जाए तबलीगी जमात है, हम भूल जाए ये रोहिंग्या मुसलमान हैं। अहम सवाल तो ये है कि अगर यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए, उसके बाद फिर पूरे देश में वो फैल गए बिना जानकारी दिए, तो ये कितना बड़ा, मैं तो ये कहती हूँ ये मानव बॉम्ब है, ये मानव बॉम्ब है जो देश के अलग अलग कोनों में जाकर फट रहे हैं। जी, ये 30 मार्च के बाद मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी हेलो जी, मैं सुन पा रही हूँ, देश मेरी सुन पा आवाज रहा है, पहुंच रही, बोलिए। मैं बोल सकता हूं अब? जी जी बिल्कुल बोलिए। हाँ, देखिए हमारा देश इस वक्त बहुत कठिन परीक्षा से गुजर रहा है और रोज़ाना 1000 के आसपास नए मामले सामने आ रहे हैं और अब तक 400 के आसपास, 400 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। हम उन सब लोगों के प्रति, परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और ये जो लड़ाई है, ये कोरोना की जो ये विपदा है, जो प्राकृतिक विपदा है, जो पूरी दुनिया में आई है और हमारा भारत देश भी अभी उससे ग्रसित है, उसका मुकाबला करने के लिए पूरे भारत के वासियों को, हर धर्म के लोगों को, हर विचारधारा के लोगों को, हर पार्टी के लोगों को, सत्ता में और सत्ता के बाहर विपक्ष में बैठे हुए लोगों को, सबको मिलकर इसके खिलाफ जब तक हम काम नहीं करेंगे तब तक इसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। अब ये जो मैं कहता हूँ कि सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया कि लॉकडाउन किया, लॉकडाउन की पालना कराने की कोशिश हो रही है और हमें खुशी है इस बात की कि देश में बड़े पैमाने पर लॉकडाउन की पालना हो रही है। इबादत गाहें बंद हैं, पूजा गृह बंद हैं, लोग अपने अपने घरों में हैं और सरकार भी पूरी कोशिश कर रही है, स्वास्थ्य विभाग भी पूरी कोशिश कर रहा है और सारे संगठन भी अपील कर रहे हैं कि आप अपने घरों में रहिए और लॉकडाउन की पालना कीजिए, स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों की पालना कीजिए और जहां कहीं कोई केस आता है लोग अपने आप को पेश करें, चेक कराएं और यही तो प्रोफेसर सलीम हम बार बार गुजारिश कर रहे हैं। अगर आज हम 30 मार्च के बाद, अगर आज हम 6 लोग मिलकर, जो है, आज हम 6 लोग मिलकर अगर सलीम जी ये चर्चा कर रहे हैं कि जो लोग जमात से जुड़े हुए थे या जो लोग मरकज के आयोजन में शामिल हुए थे, अगर वो इन्फेक्टेड हैं या उनके इन्फेक्टेड होने की संभावना है तो उन्हें सामने आना चाहिए। लेकिन ना तो रोहिंग्या सामने आए, ना सही वक्त पर तबलीगी जमात के लोग सामने आए। कोई भी, मैं यही कहता हूं मीनाक्षी जी सुनिए, कोई भी भारतवासी किसी धर्म का हो, किसी संस्था का हो, किसी प्रदेश का हो और अगर वो इसकी पालना नहीं कर रहा है तो उसको समझाया जाना चाहिए और न करे तो सरकार पालना कराए। सरकार के पास पूरा अधिकार है पालना कराने का और इसको हम ये नहीं कह सकते कि पालना जो है वो जनता आमतौर पे कर रही है, लेकिन गलतियां जनता की तरफ से भी हो रही हैं। गलतियां हो रही है ना, की तरफ से भी कुछ कमियां हुई हैं। प्रोफेसर सलीम जी आप कह रहे हैं ना कि गलतियां तादाद में लोग जो है बांद्रा में बाहर आ गए हैं और बड़ी तादाद में दिल्ली में लाखों की तादाद में लोग बाहर आ गए, सूरत में बाहर आ गए। ये तमाम जो कमजोरियां हैं इनको मानना चाहिए, इनको मानना चाहिए ना। प्रोफेसर सलीम आप ये कह रहे हैं ना इन गलतियों को मानना चाहिए। मैं इसी सवाल के साथ मुजीबुर जी आपके पास आ रही हूँ। प्रोफेसर सलीम को ही सुन लीजिए। मैं तो बहुत ही नम्र तरह से मैं मुजीबुर जी आपसे ये पूछ रही हूँ कि जो गलती है उसे मान लेने में क्या आपत्ति है। आप उनसे तो सहानुभूति रखिए, जो मरकज से जुड़े हुए हैं उनके परिवारों से तो सहानुभूति रखिए।
मैंने सुन लिया उनका जवाब। मैं आपको बताऊंगा कि आप उन लोगों से कह रहे हैं, जैसे आप ही के आंकड़े के हिसाब से, कि 30% कोरोना जमात की वजह से फैला है। हालांकि वो लोग भी एयरपोर्ट से आए हैं बिना चेकिंग के, ये भी कमी सरकार की रही। लेकिन आपने क्या उन लोगों से कहा जिनकी वजह से 70% कोरोना फैला? आपने उनसे कहा कि आप अपनी गलती माने, आप माने कि कहां आप लोगों से चूक हुई? आप परेशानी हमें यहाँ पर है। मुजीबुर जी, आप एक मुजीबुर जी, मैं फिर से हाथ जोड़कर आपसे ये बोल रही हूँ उनकी वजह कि से वो किसी आप मरकज किसी से नहीं एजेंडे निकले पर हुए थे, काम करते वो हैं। किसी हॉस्टल से नहीं निकले हुए थे। वो किसी सुनिए ना, निकले थे इसलिए आप उनको Do not try to put your words in my mouth, please. नहीं निकले थे इसलिए आप मरकज बना रही। सुनिए, do not try to put words in my mouth. आप मुझसे अपनी भाषा बुलवाने की कोशिश ना करें। ना जो पूरे देश में कोरोना से ग्रसित हुए हैं उसमें 30% मरकज जिम्मेदार है। वो उसके अलावा जो 70% है वो किसी हॉस्टल से नहीं निकले हुए थे। अरे सर, कान खोलकर सुनिए, कान खोलकर सुनिए मुजीबुर जी, कान खोलकर सुनिए, हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, कान खोलकर सुनिए। जो 70% देश की आबादी कोरोना वायरस से ग्रसित हुई है वो किसी हॉस्टल से नहीं निकली थी, वो अपने आप को छुपा कर नहीं बैठी हुई थी, वो किसी दफ्तर में काम करती थी, वो कोई विदेश से लौटा था। मुजीबुर जी, जिम्मेदार कौन है? फिरोज जी, चोरी और सीना चोरी यही काम है मरकज का, यही किया मौलाना साद ने, अब यही कर रहे हैं मुजीबुर रहमान। खुद भी बदनाम होंगे। आप वक्त बर्बाद कर रही हैं इस कीमती चैनल का। मुजीब साहब से बात करके मुझे एक टिप्पणी करनी थी। आपसे फिरोज बख्श आपको बुलाया करिए, 1 to 1 करिए, बहुत काम होगा। इसका टीवी चैनल बहुत ऊपर चला जाएगा। है फिरोज बख्श साहब? नहीं, आप सारी बात गलत करते हैं। आप हिंदुस्तान की सरकार में कीड़े निकालते हैं, आप पुलिस को गलत बताते हैं, आप जो है फॉरेन मिनिस्ट्री को गलत बताते हैं, ये आदमी कैसे आ गए, क्या हो गया। आप हर काम गलत कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए कि एक मुसलमान होकर के आप मुसलमानों के लिए इस कदर गलत किस्म का जो टोन और टेन्योर इस्तेमाल करते हैं। आपकी वजह से एक आम मुसलमान बड़ा शर्मिंदा हो गया। मुजीब साहब, आप संभालिए अपने को। आप 2 पैसों के लिए, 2 पैसों की वकालत के लिए मुसलमानों को जेर मत कीजिए। मुसलमानों को, हिंदुस्तान को, वजीर आजम को, होम मिनिस्टर को बदनाम मत कीजिए। ठीक है, आपको पैसा चाहिए, आपको पैसा बहुत मिल जाएगा, कहीं से भी मिल जाएगा, लेकिन मेरे भाई आप सही वकालत कीजिए। आप मुसलमानों की सही वकालत कीजिए, आप जमात की सही वकालत कीजिए, आप हिंदुस्तान की वकालत कीजिए। आप ये देखिए कि हुकूमत कितने एफर्ट्स कर रही है, पुलिस कितने एफर्ट्स कर रही है। डॉक्टरों को आपके लोगों की जानिब से पीटा जा रहा है। एक डॉक्टर बेचारा वहाँ मुरादाबाद में मरते मरते बच गया। ठीक है, नर्सेस के आगे बड़ी बदकिरदारी वो पेश कर रहे हैं। आप उन लोगों को समझाइए। आप मौलाना साद कांगलवी से कहिए सामने आओ। है वो एक चूहे की तरह बिल में घुसे हुए मौलाना, सारे मुसलमानों का सर नीचा हो गया। और एक बात सुन लीजिए, मेरी अगर आवाज पहुंच रही है आप तक, मीनाक्षी जी इनका वो जरा लोअर करना, ऑडियो लोअर करो। देखिए, प्रॉफिट मोहम्मद ने, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मुल्क से वफादारी मुसलमान का आधा ईमान होती है। ठीक है, आधा ईमान मुसलमान का मुल्क से वफादारी होता है। और आप जैसे लोग, मुजीब साहब और भी बहुत से लोग हैं, वो मुल्क से गद्दारी कर रहे हैं। अगर आपको हिंदुस्तान पसंद नहीं है तो मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, दुनिया बहुत बड़ी है, हिंदुस्तान में कीड़े हैं, हिंदुस्तान में बहुत खराबियां हैं, तो अल्लाह के वास्ते इस खराब हिंदुस्तान को छोड़ के आप दुनिया के किसी हिस्से में चले जाओ। पीपल विल वेलकम यू एनीवेयर ऑन द ग्लोब। लेकिन हिंदुस्तान जहाँ रहते हो, जिस डाली पे बैठते हो उसको मत काटो, जिस थाली में खाते हो उसमें सुराख मत करो। अल्लाह के वास्ते हाथ जोड़ता हूँ, मुसलमानों का पीछा छोड़ दो, हिंदुस्तान को बदनाम ना करो। बार ये बोला गया, मुजीबुर जी ये आरोप लगा रहे हैं, वो ये आरोप लगा रहे हैं क्योंकि ये मरकज से निकले हुए लोग हैं इसलिए इनको निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन मेरा सवाल तो ये है कि बाकी जो 70% देश की आबादी कोरोना वायरस से ग्रसित हुई है, इन जैसे लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। ठीक है, वो 70% आबादी हिंदुस्तान में हमेशा, मुझे आपकी आवाज भी कम करनी विरासत रही है। हिंदुस्तान में मीनाक्षी हमेशा फिरोज जी, मुझे प्रेम शुक्ला जी से सवाल पूछने दीजिए। जो 70% आबादी है प्रेम शुक्ला जी, वो तो किसी हॉस्टल से नहीं निकली, वो देश के अलग अलग कोने में या तो काम करी थी, या किसी विदेशी से इन्फेक्टेड हुई है, या किसी कंपनी में काम करते थे।
इसे हिंदू मुसलमान के चश्मे से क्यों देखा जा रहा है? नहीं, कोई इसको हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा है। कोई इसको, आप क्या फिरोज वक्त को जो है मुसलमान नहीं मानती हैं? आप सलीम मर्चेंट को मुसलमान नहीं मानती हैं क्या? कोई इसको हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा। इस देश के मुसलमानों ने, अधिकांश 99% मुसलमानों ने पूरी तरह से जो सरकार की गाइडलाइंस उसको माना है। शबे बारात के दिन कोई दिखाई नहीं दिया है, कोई गया नहीं, बाहर नहीं निकला है। जो लोग आतंकवाद के समर्थक हैं, जो उस्मा बिन लादेन के समर्थक हैं, जैसा आपने कहा कि ह्यूमन बम की तरह काम कर रहे हैं, तो कृपा करके मुझे बताइए, मरकज से मान लीजिए, मरकज से निकले लोग एक जगह पहली गलती हो गई, तो कृपा करके बताइए थूक क्यों रहे थे डॉक्टरों पर, नंगे क्यों हो रहे थे, अस्पताल छोड़कर भाग क्यों रहे हैं, रिपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सारी भी गलतियां सरकार की हैं। तो आपके भीतर जो है मानव बम की जो प्रवृत्ति है, वायरस बम की जो प्रवृत्ति है, ये आपराधिक है कि नहीं है? अभी इन्होंने पीछे बोल रहे हैं, अरे भाई जरा धैर्य रखो। हम समझ रहे हैं गुस्ताखे रसूल के पास धैर्य नहीं हो सकता। विदेशियों के जरिए जो पैगंबर मोहम्मद साहब को के खिलाफ अपराध करता हो, जो मौला अली की दरगाह को उड़ाता हो, जो मौला अली की दरगाह को उड़ाता हो, जो उनके नवासों की दरगाह को उड़ाता हो, उससे जो है कोई अपेक्षा नहीं है। जो मस्जिदों में बम फोड़ने को जो है समर्थन करता रहा हो, आपने कहा मैं जानता हूँ गुस्ताखे, इब्लीस की आवाज इसी तरह की होगी। देश के अलग अलग हिस्से में कोरोना, मैं समझ रहा हूँ ये फैलाने वाले यही सब बातें हो गए। अरे भाई मीनाक्षी जी, इनसे कैसे विमर्श होगा? मीनाक्षी जी, ये काऊ किए जा रहे हैं। अरे भाई मुद्दे की बात करिए ना। मुजीबुर जी, एक मुद्दे की बात ना करिए। यही अरे भाई, मैं मीनाक्षी जी का प्रश्न, मैं आतंकवादियों का प्रश्न नहीं लेता, मुद्दे की मैं अपराधियों की वकालत करने वालों का प्रश्न नहीं लेता। मैं मीनाक्षी जी के प्रश्नों का उत्तर दूंगा। मैं ओस्मा बिन लादेन की चरण चापना वंदना करने वाले का प्रश्न का उत्तर देने के लिए मेरा कोई दायित्व तो नहीं है। प्रेम शुक्ला जी और मुजीबुर जी, नईमुद्दीन जी, मेरा एक बड़ा सा सिंपल सा सवाल है, ये तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है मुजीबुर रहमान कि एक वो व्यक्ति है जो किसी इलाके से निकला है और उसने पूरे देश में इन्फेक्शन फैलाया है, और वो है जो गलती से इन्फेक्शन फैले हैं। इन दोनों की तुलना धर्म के चश्मे से कोई नहीं देख रहा है, बल्कि मुजीबुर जी के बयान ऐसे हैं जिसकी वजह से लोग भले ही धर्म के चश्मे से इसे देखने लगे। देखिए, मेरी बात सुनिए पहले, एक मिनट सुनिए। निश्चित कोई गलती करे, हिंदू और मुसलमान दोनों को करुणा आएगा। करुणा धर्म नहीं देखता है, ये बीमारी है, इससे दुनिया महामारी में जूझ रही। आज जरूरत है कि अगर तबलीगी जमात से कहीं गलती हुई तो तबलीगी जमात स्वीकार करे, सरकार से भी अगर गलती हुई तो सरकार भी स्वीकार करे। आज बताइए, लाखों मजदूर भूख से मर रहे हैं। एक एक घर में आप चले जाइए, हैदराबाद में देखिए, बेंगलुरु में देखिए, एक एक घर के अंदर यूपी के और बिहार के मजदूर 10-10 रह रहे, 20-20 रह रहे। क्या उनके अंदर करुणा नहीं फैल रहा? क्या लाखों लोग सूरत में निकले, क्या उनके अंदर करुणा नहीं फैल रहा? क्या लोग जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करे? अभी कलबुर्गी से रथ यात्रा निकला, सैकड़ों बोलना बंद कीजिए। मैं प्रेम शुक्ला जी से जवाब ले लेती हूँ। कलबुर्गी में जो घटना हुई, क्या उसमें प्रशासनिक एक्शन नहीं हुआ? क्या आयोजकों पर एक्शन नहीं लिया गया? प्रेम शुक्ला जी, कलबुर्गी में जो रथ यात्रा निकली, अभी जवाब दे दीजिए। हर घटना पर एक्शन होना चाहिए, और एक्शन हुआ नहीं? कोई अपराध कर रहा है वो दंड का पात्र है, कोई भी कर रहा है। नईमुद्दीन जी, वो कलबुर्गी में कर रहा है या मरकज में कर रहा है, कलबुर्गी के समर्थन में कोई खड़ा नहीं होता है, मरकज के समर्थन में मुफ्ती नबीमुद्दीन खड़े हो जाते हैं, उसके समर्थन में आपके यहाँ मुजीबुर रहमान खड़े हो जाते हैं। ये संकट है। अगर कोई भी हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, अगर निहंगों ने गलती की तो उसके समर्थन में कोई खड़ा नहीं हुआ, वो आपराधिक कृत्य माना गया। कोई जो है सिख संगत खड़ी होके निहंगों के समर्थन में आई क्या? लेकिन ऑल इंडिया उलमा काउंसिल, यानी जो खुद को उलमा कह रहे हैं, वो जाहिलों के साथ खड़े। अरे सवाल सुन लीजिए भाई, ओ जोहला काउंसिल, आराम से उलमा काउंसिल का नाम लेके जोहला वाली हरकत करना, ये अच्छी बात नहीं है, अच्छा संदेश नहीं है। ये भारत की जनता के हित में नहीं है, मुसलमानों के हित में नहीं है, आम आदमी के हित में नहीं है। आप जो है मुद्दे की बात करें मुफ्ती साहब। सबसे ज्यादा
सारे गिरजे बंद हो गए, सारे गुरुद्वारे बंद हो गए, लेकिन इन्होंने अपना जमात का लॉकडाउन के पालन को उल्लंघन करेगा, दंड पा रहा है, कोई इसका समर्थन नहीं कर रहा है। धर्म फैलाने आप तो मरकज के समर्थन में मरे जा रहे हैं जनाब। वो बाहर से फंड आता था, फंड को मुजीबुर जी, नहीं मुद्दीन जी, आपकी बात पूरी हो गई है। आपने पूछा एक्शन लिया गया या नहीं लिया गया, आपको जवाब मिल गया, एक्शन लिया जा रहा है। निहंगों के खिलाफ भी एक्शन लिया गया और कलबुर्गी में जो रथ यात्रा निकाली गई उसके खिलाफ भी एक्शन लिया गया। अब मेरा सवाल मुजीबुर जी आपसे सीधा सीधा ये है, मुजीबुर जी मेरा सवाल आपसे ये है, नहीं मैं पूछूंगा क्या एक्शन लिया गया, एक्शन क्या लिया वो बताइए। आप यहाँ पे सवालों का जवाब देने के लिए बैठे हैं, आप यहाँ पे मरकज का पक्ष रखने के लिए बैठे हैं या फिर आप क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए बैठे हैं? आपसे अभी तक इस बात का मुजीबुर जी जवाब नहीं दिया गया कि मौलाना साद कहाँ है। मुजीबुर जी, इन फुजूल मुजीबुर जी से 1 to 1 लीजिए प्लीज। इनके कोई बात समझ में नहीं आएगी, ये हमेशा हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे। मुजीबुर जी मेरा आपसे सवाल ये है, मौलाना साद कहाँ है? अभी तक आपने इस बात का जवाब नहीं दिया। मैंने आपसे पूछा कितने रोहिंग्या मुसलमान तबलीगी जमात के संपर्क में थे, आपसे इस बात का भी जवाब नहीं दिया गया। इस वक्त कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग उनकी पहले जवाब देने वाले जो पोजीशन में उनसे जवाब ले। शुक्ला साहब ये बताएं एक्शन क्या लिया गया, देश को ये बताएं क्या एक्शन लिया गया, डांटा गया, समझाया गया। इनको लिंक भेज दीजिए भाई, ये पढ़ ले जरा, पढ़े लिखे आदमी ना ना लिंक नहीं, मुझे एफआईआर में आप धाराएं जो लगाई है वो बताएं। मीनाक्षी जी इनको कलबुर्गी वाले एक्शन का लिंक भेज दीजिए, पढ़ ले, अभी अपने उस प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपने एक्शन क्या लिया ये बताइए ना। अरे भाई मौलाना साहब कहाँ भाग गया है ये बताने की प्रश्न पूछ रहे हैं, बता नहीं पा रहे। मुजीबुर जी आप एक्शन की बात कर रहे देश को पता है आपकी तरह ज्ञान आप नहीं एक्शन की बात करें मुजीबुर जी, निहंगों के खिलाफ एक्शन लिया गया। जिस गुरुद्वारे में वो छिपने की कोशिश कर, 1 मिनट बाकी लोग चुप हो जाएं प्लीज। मैं पूछ रहा हूँ कलबुर्गी में क्या एक्शन लिया। मुजीबुर रहमान पंजाब में निहंगों के खिलाफ गुरुद्वारे के अंदर घुसकर 8 निहंगों को बाहर खींचकर निकाला गया है, उन्हें जेल में डाला गया है। ये एक्शन लिया गया है। खबरों को केवल बोलना नहीं, उन्हें सुनना, उन्हें सीखना समझिए। ये बताइए, आप दूसरों से भी सीखना समझिए। जब आप मांगते हैं तो जवाब सुनना सीखिए। जैसे आप जमात के लोगों के ऊपर एनएसए लगा रहे हैं। अरे मुजीबुर जी सुनेंगे भी या बोलते चले जाएंगे धारा प्रवाह। सेक्शन में कौन से सेक्शन में आपने चार्जेस फ्रेम? अरे मुजीबुर जी सवाल पूछे जवाब सुनिए। कौन से चार्जेस लगाए? मीनाक्षी जी मौलाना साद कहाँ है? वो जो है पुलिस से पूछे। मुजीबुर जी से 1 to 1 लीजिए प्लीज। क्रॉस क्वेश्चन कर रहा है पुलिस को। मुजीबुर जी से 1 to 1 लीजिए प्लीज। मुजीबुर रहमान आपने सवाल पूछा ना कि क्या एक्शन लिया गया। निहंगों को गुरुद्वारे में घुसकर 8 निहंगों को खींचकर बाहर निकाला गया, उन्हें जेल में डाला गया। अब मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, कहाँ है मौलाना साद? कहाँ है मौलाना साद? कहाँ है मौलाना साद? पूछ रहा हूँ मुजीबुर रहमान कहाँ है मौलाना साद? एक्शन लिया गया, कहाँ पर छिपा हुआ है मौलाना साद? जो एफआईआर रजिस्टर की गई, जो पुलिस ने पूछा ये डिटेल्स दीजिए। 1 अप्रैल को ये लेटर लिखा गया मौलाना साद को, कहाँ है मौलाना साद? उसने डिटेल क्यों नहीं दिया? आपके ऊपर आपके पास कोई जवाब नहीं है मुजीबुर जी, आपके पास कोई जवाब नहीं है। आप बातों को गोल 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 जलेबी की तरह घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता बेवकूफ नहीं है। देश की जनता सच और झूठ के बीच में फर्क करना जानती है। फिरोज वक्त जी लेके भागते रहते हैं किसी बस फिरोज वक्त जी हैं, उनको बेवकूफ बनाते हैं, उनसे पैसा ऐंठते हैं, बाहर से फंडिंग लेते हैं, उनको खाना खिलाने की, उनको इस्लाम की तालीम देने की। अरे पहले अपनी तबलीग कर लो। पहली तबलीग इस्लाम की यह है कि अपने वतन से वफादारी करो, मोहब्बत निभाओ, जो कि आप नहीं कर रहे हैं। अरे तुम्हें सर्टिफिकेट दिखाने की समझते हैं आप? क्या मेरी आवाज पहुंच रही है आपको? मुफ्ती नदीम साहब, क्या क्या है इस देश के लिए? हाँ, मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाह रहा हूँ मीनाक्षी जी, शुक्रिया, बहुत देर बाद आपने मुझे मौका दिया, आधे घंटे बाद। देखिए, मैं अभी इंजीनियर सलीम साहब को सुन रहा था। इंजीनियर सलीम साहब एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं, जमात इस्लामी के। ये एक स्पिरिचुअल और नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आरएसएस है, वो भी एक स्पिरिचुअल और नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, इंजीनियर सलीम साहब ने, कि हमारी लड़ाई आपस में नहीं है। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, हम सब एक हैं। मैं जमातियों को भी कहता हूँ, आप भी हमारा ही एक हिस्सा है। प्लीज सरकार का साथ दीजिए, हमें लड़ाई कोरोना से करनी है। कोरोना जैसी बीमारी को हिंदुस्तान से निकालना है, ठीक है? इसके लिए हमें सरकार का साथ देना होगा, वजीर आजम का साथ देना होगा। 3 मंत्रा वजीर आजम के सुन लीजिए, 3 मंत्रा, सिंपल मंत्रा,
जनता कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू सुन लो, वजीर आजम का ये मंत्रा, एक जनता कर्फ्यू, दूसरा जान है तो जहान है, और तीसरा सोशल डिस्टेंसिंग। अगर आपने ये मंत्रा मान लिया तो हिंदुस्तान से कोरोना चला जाएगा। मुजीब भाई, आप भी जमातियों को समझाइए, आप भी हमारे भाई हैं, जमाती भी हमारे भाई हैं, जो कहीं वो हैं वो निकल के आ जाएं। मैं आपके चैनल पे तमाम जमातियों से जो अब तक रूपोश हैं, छुपे हुए हैं, उनसे कहना चाहता हूं, आप बाहर आ जाइए। पुलिस वाले आपको कुछ नहीं कहेंगे, कोई मुकदमा आपके खिलाफ नहीं किया जाएगा। मैं गारंटी से कहता हूं, मेरी आवाज हुकूमत तक अगर पहुंचती है, अगर ये लोग अपने आप आ जाते हैं वॉलंटरीली, इनका इलाज कीजिए, इनको अच्छा खाना पीना दीजिए, ताकि हमारे पूरा हिंदुस्तान संक्रमित होने से बचे। मैं बहुत ही मुदिबाना दरखास्त कर रहा हूं इन तमाम जमातियों से जो हमारे भाई हैं, जो यहाँ पर मौजूद है हिंदुस्तान में, कि हाथ जोड़ के कहता हूं आ जाओ और मजीद लोगों को संक्रमित मत करो, वरना फिर सरकार अगर अपने पे आ गई तो अच्छा नहीं होगा, आपके साथ अच्छा नहीं होगा, किसी के साथ, हिंदुस्तान के साथ अच्छा नहीं होगा। ठीक है, आप समझिए, आप इंजीनियर सलीम साहब ने जो मैसेज दिया है उसको फॉलो कीजिए। आपने अगर अपनी बात पूरी कर ली हो, मैं प्रोफेसर सलीम जी के पास जाना चाहती हूँ। प्रोफेसर सलीम जी, मुझे दुख इस बात का होता है जब कोरोना जैसे गंभीर मसले पर भी धर्म के एंगल से इस पर चर्चा की जाती है, बहुत दुख होता है। और इसलिए मैं ये बार बार कहती हूँ कि जब कलबुर्गी की घटना हुई उस पर भी एक्शन लिया गया, निहंगों ने गलत किया तो उस पर भी एक्शन लिया गया, लेकिन दुख तब होता है जब उन्हें डिफेंड करने के लिए कोई नहीं आता। लेकिन आज तबलीग जमात से जुड़े हुए मुजीबुर रहमान इतना एक लाइन ये नहीं कहते हैं कि गलती हुई है। तबलीग जमात के वो तमाम लोग मरकज से जो निकले हैं वो अपने आप सामने आ जाएं। देखिए, ये बात बार बार कही जा रही है कि गलती चाहे कोई भी करे, किसी धर्म का व्यक्ति करे, उसकी कोई मदद नहीं कर रहा है और न कर सकता है। अगर किसी से गलती हुई है और सरकार के पास पूरी चीज़ें मौजूद हैं तो उस गलती के फेवर में कोई खड़ा नहीं हो रहा है और होना भी नहीं चाहिए किसी को। लेकिन ये बात कि हम 30 तारीख से लेकर अब तक हमारे टीवी चैनलों का एक बड़ा हिस्सा ये बताने की कोशिश में लगा हुआ है कि ये पूरे देश में जो कोरोना की जो महामारी आई है उसके लिए अगर आप इस तरह एक चश्मे से देखेंगे कि इसमें इस धर्म के लोग हैं, इस जमात के लोग हैं, अरे सब भारतीय हैं, हादसा कहीं भी हो सकता है, उस हादसे को रोकने की कोशिश की जानी चाहिए थी। नहीं इंजीनियर साहब, मैं आपकी बात काटना चाहूंगा। नहीं, धर्म का नाम कोई चैनल नहीं रह रहा है, ना कोई कह रहा है मुसलमान है, आप जमाती में एक मिनिस्टर के बेटे की शादी हुई, उसमें सैकड़ों लोग चले गए। ऐसे ना कहिए कि मुसलमानों को एक्सपोज किया जा रहा है। आप तो वही बात कर रहे हैं इंजीनियर साहब, जो सरकार के नुमाइंदे भी यहाँ बैठे हैं। प्रोफेसर सलीम, सरकार के नुमाइंदे अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं प्रोफेसर सलीम, मेरी सिर्फ इतनी सी गुजारिश है, मेरी सिर्फ इतनी सी गुजारिश है वो तमाम इंडिया टीवी देखने वाले दर्शकों से कि कोई भी कोरोना वायरस जैसे गंभीर बीमारी को हिंदू मुसलमान के चश्मे से नहीं देख रहा है, लेकिन दुख तब होता है जब एक सेक्ट आता है इसे डिफेंड करने के लिए और दूसरा चुप रहता है। मैं ये कहना चाहता हूँ मीनाक्षी जी, आपके माध्यम से जी, कि आप ये इस तरह की चीजों पर आप जितनी ज्यादा बहस कराएंगी, इस बहस से कोई फायदा नहीं हो रहा है। इस बहस से कोरोना रुकने के बजाय एक और दूसरा खतरनाक वायरस फैल रहा है, वो नफरत का वायरस है। आप शायद इसको समझ नहीं पा रहे हैं कि इस तरह का वायरस से तो हम ये समझने की कोशिश करें कि नफरत का वायरस फैला कौन रहा है और फिर जिम्मेदारी किस पर डालना है। नहीं, इस तरह की चीजों से, इस तरह की चीजों से आप देखिए, सब्जी बेचने वाला जो है अगर वो मुसलमान है उसको एक निगाह से देखा जा रहा है। सवाल तो यही है कि आज के दौर में जरूरत है उन रोहिंग्यास की कांटेक्ट ट्रेसिंग की, जिनकी वजह से देश में एक बार फिर से कोरोना का मीटर ऊपर तेजी से जा सकता है, जो कि अभी फिलहाल एक स्टेगनेंट रेट से आगे बढ़ रहा है। प्रेम शुक्ला जी, पर बहस क्या कर रही है सरकार? निश्चित तौर पर देखिए मीनाक्षी जी, करने में देखिए बार बार जो है बार बार जो है ये उलमा इकराम आकर आते हैं चैनल्स पे और कहते हैं नफरत मत फैलाओ। साहब ये मरकज से कहिए ना, नफरत फैलाई किसने? पुलिस वालों पे थूक कौन रहा था? नर्सों के सामने नंगे नाच कौन रहा था? रोहिंग्या को आज भी उसका समर्थन कौन कर रहा है? मुजीबुर रहमान नफरत फैला रहे हैं कि फिरोज अहमद नफरत फैला रहे हैं? दो मुसलमान इसी चैनल पे बैठे हैं। फिरोज अहमद को आप नफरत फैलाने वाला मान रहे हैं क्या? फिरोज अहमद अगर कोई जायज बात करते हैं तो उनके साथ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग होता है। आप यदि एक जायज प्रश्न पूछती हैं,
आपको बेशर्म कहा जाता है, तो साहब नफरत फैला कौन रहा है? और जो नफरत फैला रहा है, यदि उसकी शिनाख्त की जा रही तो अपराध है ये, और जो नफरत फैलाने वाले हैं उन पर आप पर्दा डालेंगे, इसका क्या औचित्य है? मुजीबुर जी, धर्म का चश्मा मैं तो सजेस्ट करूंगी आप जरा अपनी आंखों से हटाकर देखिए और गंभीरता समझिए। मैं कहता हूँ आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं और आप कोई धर्म का नाम नहीं ले रही, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया आपके बारे में क्या लिख रहा है कि हिंदुस्तान। मुझे इंटरनेशनल मीडिया के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है मुजीबुर रहमान, मुझे इंटरनेशनल मीडिया के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है मुजीबुर रहमान। जो मरकज कर रहा है ना, जो मरकज कर रहा है उसका सर्टिफिकेट पूरा देश देख रहा है, जो मरकज कर रहा है उसका सर्टिफिकेट पूरा देश देख रहा है, जो मरकज कर रहा है, जो मरकज की हरकतें हैं, जो मुजीबुर रहमान आज इंडिया टीवी पर बैठकर कर रहे हैं, वो पूरा देश देख रहा है। आप दिल्ली सरकार की, आप केंद्र सरकार की, आप विदेश मंत्रालय की नोटिफिकेशन को आप आंखें बंद करके बैठे रहिए और उसके बाद फिर ये कहिए कि धर्म के चश्मे से देखा जा रहा है। अफसोस होता है मुजीबुर रहमान जी, अफसोस होता है मुजीबुर जी, आप जैसे लोग, मुजीबुर आप जैसे लोगों की वजह से देश में कोरोना वायरस से ज्यादा गंभीर बीमारी फैल रही है। के तौर पर देख रही है। फिरोज वक्त जी, आखिरी कमेंट के लिए मैं आपके पास आऊंगी। ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए ऑप्शन क्या रह जाता है? आप उनसे पूछते हैं सरकार को क्योंकि इनकी मानसिकता से भी लड़ना आप क्या है, उनको पुलिस बाहर वालों नहीं ला को इनकी सकते? मानसिकता से भी आज लड़ना भी है। अगर आप उनसे माफी मंगवा दें, ये सरकार जो है ना, ये सरकार का बहुत दिल बड़ा है। ये जो वजीर आजम है ना मोदी, इसकी छाती 56 इंची बड़ी है। अगर मौलाना अपने बिल से बाहर आ जाएं, आज भी वजीर आजम मोदी मौलाना साहब को माफ कर देंगे, मगर बाहर तो आओ, माफी तो मांगो, ठीक है? पूरे हिंदुस्तानियों से माफी मांगिए, तमाम मुसलमानों से माफी मांगे, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, इंडिया टीवी के साथ जुड़ने के लिए। प्रेम शुक्ला जी, फिरोज बख्श जी, मुजीबुर रहमान, जो आप बात कह रहे हैं ना, नईमुद्दीन जी और सलीम इंजीनियर, एक सुर में अगर कोरोना से लड़ने की हम कोशिश करें तो शायद विजय भी पा जाएं, लेकिन इस मानसिकता से लड़ने के लिए हम क्या करेंगे, इस पर हमें चर्चा करनी होगी। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल से भागा कोरोना पॉजिटिव मरीज कहां पकड़ा गया।